नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी भोजन को पाचन में कौन कौन से जो अंग भाग लेते हैं और उन अंगों से बना एक तंत्र जिसे हम कहेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग लेते हैं, भोजन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, भोजन कहाँ पर पूर्णतः आपका पच जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बहुत ही एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र में एक शब्द आया है पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन मीन्स होता है भोजन का पचना। पचना कैसे कैसे भोजन कि भोजन हमारे शरीर में जल और एंजाइम्स की बहुत बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं। उन जैविक क्रियाओं के माध्यम से जो भोजन हमने लिया है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लिया हो, चाहे वो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के रूप में लिया हो, चाहे वो वसा के लिए रूप में लिया हो, और चाहे वो प्रोटीन्स के लिए रूप में लिया हो, बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद वो अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा और प्रोटीन आपका और वसा फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन्स जो है आपके प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर ये चेंज हो जाते हैं तभी कोशिका अपना पोषण लेती है। अगर कोशिका को वो पोषण मिल गया तो हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी एनर्जेटिक तरीके से और हम ऊर्जावान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन होता है कि जल तथा एंजाइम्स के माध्यम से, क्या माध्यम होगा आपका? जल एवं एंजाइम्स, जल तथा एंजाइम्स के माध्यम से भोजन के जटिल पदार्थ से या जटिल अणुओं से सरल अणुओं में परिवर्तित होना, सरल अणुओं में परिवर्तित होना ही आपका पाचन है। होना पाचन कहलाता है, यानी कहलाता है। क्या लिखा है? जल और एंजाइम्स की सहायता से। तो कहने का मतलब ये दोनों सहायता करते हैं। जल और एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक। तो जटिल अणुओं को और किसमें चेंज करना है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल अणु का मतलब हो गया, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर आपका चेंज हो जाएगा ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, और वसा फैटी एसिड के रूप में, और प्रोटीन अगर आपके अमीनो एसिड के रूप में, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स जो हैं यदि अमीनो एसिड के रूप में चेंज हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा फैटी एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तभी हमारे शरीर की कोशिका पोषण लेगी, तभी हमारे शरीर की कोशिका को पोषण मिलेगा। जैसे मान लो आपका गेहूँ खड़ा है, ठीक है, तो गेहूँ तो डायरेक्ट खाएंगे नहीं हम, तो गेहूँ से हमें डायरेक्ट तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। हम क्या करेंगे? गेहूँ को पीस कर उसका आटा बनाएंगे, आटा बनाने की रोटी खाते हैं। तो रोटी खाने से अब ये रोटी कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर के अंतर्गत जाती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब हमारे शरीर में जाती है तो बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से की सहायता से भोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब भोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होगा तभी हमारे कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। और आपको पता है कि कोशिका से ही मिलकर हमारा शरीर बना है, कोशिका के प्रति ये भाग को ऊर्जा मिलेगी तभी हम एनर्जेटिक रूप से कार्य कर सकते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थ तुम्हारे क्या हो जाएंगे कि जटिल भोज्य पदार्थ की बात हो जाएगी आपकी। तो ये आपके जटिल भोज्य पदार्थ हैं और ये आपके हैं सरल भोज्य पदार्थ। तो आप
आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में हमने कह दिया। अब आप है कि डाइजेशन आपका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, कहाँ तक हमारा डाइजेशन क्रिया प्रारंभ होती है और कहाँ तक हमारे भोजन के पचने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो कुछ चरण हैं। चरण क्या है भोजन के पाचन में, कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं, दिखाई दे रहा है इधर, यस दिखाई दे रहा। तो भोजन के पाचन के कौन कौन से चरण हैं। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, ठीक है। दूसरा है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तीसरा आपका हो जाएगा भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। और तीसरा चौथा हो जाएगा भोजन का स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा हो जाएगा आपका भोजन का बहिर्गमन या परित्याग कह दें या बहिर्गमन, ठीक है। तो इन 5 चरणों से हमारे भोजन को गुजरना पड़ता है, तब पाचन की क्रिया पूरी होती है। 5 चरण है अंतःग्रहण, यानी रोटी को आपने लिया और रोटी को आपने खाया, खाने के जैसे ही मुंह में खाया तो वहाँ से हमारे मुंह में लग जाती है लार, दांत पीसते हैं उसे, लार लग जाने से लार में बहुत दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, यहीं से भोजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जब भोजन को मुंह के अंदर रखते हैं वैसे ही इस क्रिया को हम कहते हैं अंतःग्रहण। और पाचन क्या होता है कि पाचन, क्वेश्चन आए पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो दोस्तों मुंह से ही शुरू होगा। और किस बड़ी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में पूर्णतया पाचन हो जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, कौन कौन सी हो जाएगी, छोटी आंत, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पूर्णतया पाच जाता है। इसके बाद है अवशोषण। तो कुछ पदार्थों को, जैसे भोजन पचने के बाद उसमें बहुत से भोज्य पदार्थ रह जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, उनका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने के बाद अब आ जाएगा आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन में आए जल तथा खनिज लवण को बड़ी आंत के द्वारा सोख लेने की क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। और जब भोजन पच जाता है तो जो बेकार पदार्थ बचा रहता है और उस बेकार पदार्थ को गुदा के माध्यम से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं। सॉरी। अब हम देखेंगे कि भोजन के पाचन, यानी भोजन जब पचता है तो कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो हम लिखेंगे भोजन के पाचन में अंग, भोजन के पाचन में अंग, भाग लेने वाले अंग, ठीक है। पहले हम लिखेंगे आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल। और दूसरा आपका हो जाएगा सहायक पाचक अंग, ठीक है, सहायक पाचन अंग। अब आपका है आहार नाल। आहार नाल में आपका आ जाएगा, पहले आ जाएगा मुख गुहा, क्या आ जाएगा भाइयों, मुख गुहा। दूसरा मुख गुहा, फिर मुख गुहा से ये होती है हमारी ग्रसनी, क्या होगी, ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद हमारी स्टार्ट होती है ग्रासनली, 10 इंच की होती है जो ग्रासनली, ग्रासनली। और ग्रासनली के बाद फिर हमारा भोजन पहुंच जाता है क्या, हाँ, आमाशय, आमाशय। और आमाशय के बाद फिर आपका छोटी आंत कहाँ जाता है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर हम पढ़ेंगे बड़ी आंत, ठीक है। और यहाँ तक भोजन पच जाता है, स्वांगीकरण भी हो जाता है। सहायक में लिख लेंगे, जैसे यकृत है, अग्न्याशय है, यहीं पे अग्न्याशय भी पढ़ लेंगे, थोड़ा अग्न्याशय पढ़ लेंगे कि, ठीक है। तो ये हमारे पाचन अंग हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये अंग पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, इस वजह, ठीक है। तो हम इनको एक एक इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा। तो अच्छा, ये वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से है कि वनडे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो पहला हम डालते हैं मुख गुहा, क्या डाल देंगे,
मुख गुहा, यानी आहार नाल का पहला पॉइंट है मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा मतलब मुंह। ठीक है, अब मुंह में क्या होगा, जैसे ही हमने भोजन लिया, अब ये भोजन क्या होगा, इस भोजन में ये भोजन लिया, जैसे हमने खाया भोजन, अब इस भोजन को मुंह में जैसे ही गया तो मुंह में क्या होती है, हमारे मुंह में होती है, लिख देंगे हमारे मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां भाइयों, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों। तो अब बात यह है कि हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी संख्या में पूछे तो कितनी हो गई, 6। कितनी हो जाएंगी, 6। वो कौन कौन सी हैं, पहली है सब लिंगुअल, ठीक है, दूसरी है सब मैंडिकुलर, या इसी को कहते हैं सब मिक्सिलरी। ठीक है, और तीसरी है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं, ये लार ग्रंथियां होती हैं। तो ये लार ग्रंथि कहाँ होगी, ये क्या होगी, ये मेरी होती है जिह्वा के नीचे, जिह्वा के नीचे होती है, जीभ के इधर वाले भाग में, मतलब जिह्वा के नीचे दिखाई दे रहा है। दूसरा है सब मैंडिकुलर, ये हमारे कहाँ होंगे, जबड़े के पास। ठीक है, तीसरा आपका है पैरोटिड ग्रंथि क्या होगी, यहाँ। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि जब हमारी गलसुआ निकलते हैं, गलसुआ आपने देखा हुआ ये, यानी ये थायराइड ग्रंथि है एच आकार की, और इससे जो पीछे ग्रंथि होती है पैराथायराइड। ठीक है, लेकिन वहीं पे पैरोटिड ग्रंथियाँ भी होती हैं, और पैरोटिड ग्रंथियों में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, और जब पैरोटिड ग्रंथियों में संक्रमण हो जाता है तो हमें गलसुआ, ये फूल जाती हैं, ये ग्रंथियाँ जब फूल जाती हैं तो उन्हें गलसुआ कहते हैं। वही आपकी पैरोटिड ग्रंथि हैं, मतलब कान के पास, कान के नीचे लिख दें भाई, कान के नीचे। ठीक है, तो आपने देखा सबलिंगुअल, सब मैंडिकुलर एंड पैरोटिड, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, मतलब कितनी हो गई, 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियों से क्या होगा, लार ग्रंथियों से हमारी स्रावित होती है सलाइवा मतलब लार। तो लार हमारे जीवन में कितनी उपयोग है, बहुत से लोग तम्बाकू मसाला खा के उस लार को फेंक देते हैं। पर डे हमारे मुख से, सामान्यतः की बात कर रहे हैं, 1.5 लीटर के आसपास लार स्रावित होती है। बहुत से लोग तम्बाकू खाकर 1.5 लीटर ऐसे ही थूक देते हैं। इसी वजह से जब हमारे मुंह में लार नहीं होगी तो हमारे क्या होगा, मिर्च ये सब लगने लगती है। अभी हम बताएंगे जीभ में मिर्च कहाँ से लगती है, कड़वा भाग कहाँ से अनुभव होता है, मीठा भाग कहाँ से अनुभव होता है। ठीक है, तो देखो लार ग्रंथियों से आप समझ गए कि लार स्रावित होती है। अब लार क्या हो जाती है, भोजन में मिल जाती है। तो लार भोजन में मिलने से भोजन कैसा होता है, लसा हो जाता है। अब लसा हो जाता है तो लार में क्या पाया जाता है, लार में क्या होगा, जल और एंजाइम्स होंगे। ठीक है, जल और एंजाइम्स पाए जाएंगे। तो जल 99% जल होता है, और 99% इसमें जल होता है, और 1% एंजाइम होते हैं। 1% एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः एंजाइम की बात करें तो इसमें होता है टाइलिन एंजाइम, और एक होता है टाइलिन एंजाइम, और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम और दूसरा कौन सा होता है आपका, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, वो बार बार इसलिए आना पड़ता कि हमने सेट कर रखा, पता नहीं उधर दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा पीछे। तो टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो इनके बारे में देखो, जो टाइलिन होता है, टाइलिन इंग्लिश में लिखेंगे तो पी इसमें साइलेंट होता है, पटाइलिन लिखा जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम्स क्या होगा, टाइलिन जो एंजाइम्स होता है ये हमारे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है,
ठीक है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा किसका पाचन स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो गया। जैसे हमने गेहूँ खाया, गेहूँ में स्टार्च पाया जाता है, वो स्टार्च किसमें होता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहीं पे बात करेंगे तो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस भाग से स्टार्ट हो जाता है, तो किस भाग से, मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। अब लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम के बारे में लिखते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये भोजन के साथ आए छोटे छोटे रोगाणुओं को क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम्स क्या करता है, आए हुए रोगाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम एंजाइम्स ऐसा नहीं कि हमारे लार में ही होता है, हमारे अश्व ग्रंथि में, हमारी श्वेत ग्रंथियों में भी लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। और एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स का मतलब होता है हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। कुछ ग्रंथियों में डक्ट होती है, कुछ ग्रंथियों में डक्ट नहीं होती है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिसमें डक्ट होती भी है और नहीं भी होती। जिन ग्रंथियों में डक्ट होती है, डक्ट मतलब जैसे पहले आई ड्रॉप डाला जाता तो एकदम बूंद सी गिरती थी, वो डक्ट, उसे डक्ट कहा जाता था। तो जो डक्ट जिसमें पाई जाती है वो हमारे स्रावण करती हैं एंजाइम्स का, ठीक है। ऐसी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जो एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। जैसे मान लो अश्व ग्रंथि है, जब हम रोएंगे तो मेरे आंख से आंसू बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो वो एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। और कुछ ग्रंथियां जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, वो हमारे किसका स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती है। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स हमारे शरीर में जाकर हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, उसमें सहायक करता है, ठीक है। और कुछ जैसे जो बाहर जो ग्रंथियाँ एंजाइम्स को निकालती हैं, उन्हें हम कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है, जैसे अश्व ग्रंथि होगी, श्वेत ग्रंथि होगी, तैली ग्रंथि होगी। और कुछ ग्रंथियां जो हार्मोन्स को निकालती हैं और वो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। एंजाइम्स हमने देखा हुआ, आंसू कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण करती हैं वो हमारी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। ये क्वेश्चन यूपी टेट यानी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो अग्न्याशय। अग्न्याशय हमारी मिश्रित ग्रंथि है। और अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहें तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कहें तो अग्न्याशय। लेकिन हम पढ़ रहे थे अपना लार, तो हमने लार के बारे में बता दिया कि लार जो होता है, लार में क्या होता है कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम्स होता है। 99% जल होता है, 1% एंजाइम्स का मतलब इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और लाइसोजाइम क्या होता है, हमारे जैसे हमने खाना खाया तो बाहर के कुछ रोगाणु उसके साथ आएंगे, उन रोगाणुओं को मारने का काम क्या करता है, लाइसोजाइम करता है, ठीक है। अब देख लो आपके पास अगर नहीं लार होगी तो क्या होगा, ठीक है। आगे देखो, लार के बाद फिर हमारे भोजन को पचाने में काम कौन करती है, दांत भी तो सहायता करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं जीभ, लार निकलती जीभ भी देख लो, जीभ है ये मान लो आपकी जीभ है, और ये इधर वाला पार्ट है, और ये जीभ के पार्श्व भाग है, और ये पार्ट है, और ये जीभ का पिछला हिस्सा है। इस पार्ट से हमें किसका अनुभव करता है, जीभ के मीठे भाग का अनुभव। यानी जैसे ही हमने खाई शुगर, चीनी, मिठाई, ठीक है, तो हमें किसका अनुभव करने वाला भाग क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दूसरा है ये क्या होगा, ये पार्श्व भाग होते, इससे हमें नमकीन, कोई चीज़ खाते हैं तो नमकीन होगी, तो इससे कैसे होगा, नमकीन भाग का अनुभव होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारा होता है खट्टे भाग का अनुभव, खट्टा, और ये होगा तुम्हारा कड़वाहट। यानी मिर्च खाए, मिर्च लगेगी जाके पीछे, और जैसी जीभ निकालोगे तो लार गिरेगी। खाते हैं हम शुगर तो यहाँ सबसे पहले मीठी लगेगी, नमकीन किनारे साइड में नमकीन लगती है, और ये खट्टा भाग, इसीलिए देखा इमली खाते ऐसे करते हैं तो इमली
यहाँ वाले भाग से हमें क्या होता है, खट्टेपन का अनुभव होता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस ज़रूर होता है, यानी हमारे जीभ में छोटी 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 बहुत सी क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती, बहुत से ग्रंथियाँ इस टाइप की पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे,